इंशाल्लाह मई जून के बाद से। चलो रिकॉर्ड कर लो, मैंने भी कर ली रिकॉर्ड। मैं तो बस डरा रहा था। ठीक है, चलो। अच्छा, देखो आपके पास जो है ना, न्यूटन चाचा ने ये कहा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस से। अगर जितना मैस बढ़ाते हो ना, उतना ज्यादा फोर्स लगती है। आप पहले एक बंदे को टेनिस बॉल मारो और फिर हार्ड बॉल मारो, सेम स्पीड से, सेम एक्सेलरेशन से, देखोगे कि हार्ड बॉल ज्यादा जोर से लगेगी। ठीक है। वहीं पे अगर आप टेनिस बॉल लो, पहले हल्की हल्की एक्सेलरेशन से मारो और फिर तेज से मारो, तो तेज वाली ज्यादा जोर लगेगी। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे एंड एक्सेलरेशन पे। मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना मैस बढ़ेगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। एंड सेम गोज विद एक्सेलरेशन एज वेल, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसी के चलते हमने एक फॉर्मूला बना लिया। वो फॉर्मूला ये है कि F इज इक्वल टू एम ए। अब ये एक और तरीका है जिससे आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। इससे आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि गाड़ी, एक ऑब्जेक्ट दो सिचुएशंस में क्या हो सकता है, उसकी फोर्सेस बैलेंस हो सकती है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो सकती है। वो कब? जब आपके पास गाड़ी रुकी हुई हो एंड जब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होती है ना? दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगर दोनों केसेस में अगर आप मैथ को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? जीरो नहीं आता, है ना? इसीलिए जब भी आपकी गाड़ी या तो कांस्टेंट स्पीड में है या तो रुकी हुई है, फोर्सेस बैलेंस्ड है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ठीक है। आप ऐसे सोचो कि देखो आपकी एक गाड़ी है, सही है, उसमें एक होता है एक्सेलरेटर। आप जब एक्सेलरेटर दबाते हो ना, तो आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जब तक वो स्पीड पकड़ रही होती तब तक आपकी गाड़ी फोर्स लगा रही होती, तब तक आपकी गाड़ी फोर्स लगा रही होती है ना। स्पीड इंक्रीज हो रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा के आप एक्सेलरेशन पकड़ रहे हो, स्पीड पकड़ रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ऐसे ही है ना? जब कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच जाती है तो आपकी गाड़ी फोर्स लगाना बंद कर देती है, फिर एडिशनल फोर्स नहीं लगती है। ठीक है। उसके बाद जब ब्रेक लगानी होती है, तो ब्रेक लगाने के लिए क्या करती है, आपकी आपकी ब्रेक फोर्स लगाती है उसके ऊपर, उसको रोकने के लिए, है ना, उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। अगर रुकी हुई तो ब्रेक लगा रहे हो, कौन सी फोर्स लगेगी? कोई फोर्स नहीं लगेगी ना, है ना? इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट अगर तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर अगर वो रुका हुआ है तो फोर्सेस बैलेंस है। ठीक है। forces are balanced, but gas doesn't also have any mass, so how does it move very fast and have change momentum? किसकी बात कर रहे हो? समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, अगर आप सही बताओ, थोड़ा सा क्लियर करो कि आपका क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, लास्ट चीज देखो। लास्ट चीज देखो भाई, ये है कि आपके पास अगर फोर्सेस, अगर फोर्सेस पर पैरेलल ना हो, फिर अगर वो परपेंडिकुलर हो, अगर फोर्सेस में 90 का एंगल हो, इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, अगर 90 का एंगल है, फिर कैसे निकालोगे? फिर एक मेथड आता है हेड टू टेल मेथड, बस ये याद कर लो। ये सिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हेड टू टेल मेथड। ये कैसे करोगे? एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रही है यहाँ पे। एज्यूम कर लो कि ये ना, अब इट लेट हैव वी ऑलरेडी कवर्ड द वेक्टर एंड ड्राइंग ऑफ सम, नहीं बस शुक्र है सही पहुंचो, बस अभी 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 स्टार्ट किया हम लोगों ने। वेक्टर्स जो पैरेलल हैं वो कर लिए, लेकिन परपेंडिकुलर अभी स्टार्ट किए। हाँ, जब मैथ्स को एक्सेलरेशन नहीं, मैंने कहा फोर्स जीरो होती है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है जब एक्सेलरेशन जीरो होती है। क्योंकि मैथ्स इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो जब मैथ्स को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स आंसर जीरो आएगा। ओके। हाँ, कौन है? अच्छा, मोहम्मद शयान। शयान है मेरे ख्याल से। ओके। अच्छा देखो, अब बेसिकली एज्यूम करो मेरे पास ना एक शवार है, ठीक है। अब लड़ाई डल गई मोहम्मद शयान में और मेरे में कि मैंने खाना है। अब शयान खींचे इसको इस तरफ और मैं खींच रहा हूं इसको इस तरफ। अभी किसके पास जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, कौन जीतेगा? अच्छा, सबसे पहले क्या करना है कि आपने वेक्टर्स को सेपरेट कर लेना है। थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक शवार है, ठीक है, एंड मैं इसको खींच रहा हूँ इस तरफ, एंड शयान खींच रहा है इस तरफ। ठीक है। अच्छा, अभी किसके पास जाएगा? मैं लिख देता हूँ, ये है, मैं खींच रहा हूँ 4 न्यूटन से एंड शयान खींच रहा है
नहीं, मैं खींच रहा हूँ 10 न्यूटन से, मैं जीतूंगा। 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, एंड सयान खींच रहे 6 न्यूटन से। ठीक है, अभी कहाँ जाएगा शर्मा, वो देखना है। ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चलो, अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपने वेक्टर्स को सेपरेट कर लेना है, निकाल लेना बाहर, जैसे हैं वैसे निकाल लेना है। ठीक है, नाम देना, नाम दे दो। इसे कह दो ए, इसे कह दो ए, इसे कह दो बी। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी वेक्टर पहले उठा लो, चाहे पहले उठा लो ए, उठा लो, पहले बी उठा लो। मैं उठाता हूँ ए, मैं पहले ए उठाता हूँ, मैंने ए उठाया। ठीक है, ए उठाने के बाद दूसरा वेक्टर उठाओ, एंड याद रखना एरोस की डायरेक्शन चेंज ना हो। दूसरे वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट करो, दूसरे वेक्टर को पहले की टिप से स्टार्ट करो। कर दिया। अच्छा, पहला वेक्टर उठाया, एज इट इज डाल दिया, दूसरा वेक्टर उठाया, उसकी टिप से स्टार्ट कर दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो आपको ये बताएगा कि भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स या एक राइट के ऊपर लगी है ना अपवर्ड्स लगी है, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन होगी ये, वो डायरेक्शन होगी आपके पास ये ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो देखो। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि ये बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। आपको पता है कि भाई ये अपवर्ड्स वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 6 है। हाँ बिल्कुल। एंड जो डाउनवर्ड डाउन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 10। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इसका, है ना। हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बेसिकली इस हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है ना। ये लेंथ क्या कहा था वेक्टर में, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, साइज निकाल ले। तो ऑफ कोर्स आप वो यूज करोगे पाइथागोरन थ्योरम, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं याद है ना, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एच स्क्वायर्ड, है ना। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एच स्क्वायर्ड फाइंड करना है। तो ए क्या है, ए है आपके पास 6, एंड बी क्या है, बी आपके पास है 10 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर्ड। अगर आपने एच निकालना तो क्या करोगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हेड टू टेल मेथड में आप दोनों वेक्टर को एज इट इज लेते हो, एक वेक्टर उठाते हो, दूसरे वेक्टर को उसकी टिप से स्टार्ट करते हो, आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है पहले की टेल से दूसरे की टिप तक, पहले की टेल से दूसरे की टिप तक, एंड ये उसकी डायरेक्शन होती है ना। एंड ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरन थ्योरम लगा के। आपको हमेशा दो दिए होंगे, आपने तीसरी निकालनी होगी। समझ आ गया, इज इट क्लियर। अब न्यूटन के लॉस पे आ जाते हैं, न्यूटन चचा के लॉस पे आ जाते हैं। डायरेक्शन, ओके ओके श्योर, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो ना। एक वेक्टर मेरे पास ये है ना, एक वेक्टर ये है, एंड एक वेक्टर अपवर्ड्स है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हम बनाते हैं पहले की टेल से दूसरे की टिप तक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ तक बनाते हैं टिप तक। एंड जहाँ ये एरो फेस कर रहा होता है वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये देखो, ये होती है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, जहाँ पे ये रिजल्टेंट एरो फेस कर रहा होता है। ठीक है, आपने बस पहले की टेल से लेकर दूसरे की टिप तक बनाना होता है। ठीक है, एंड जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। अगर एरो इस तरफ जा रहा है, मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, एक मेरे पास ये वेक्टर है। ठीक है, एंड एक ये वेक्टर 90 डिग्री पे, एक वेक्टर मेरे पास ये है बिल्कुल 90 डिग्री पे। अब क्या होगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक, पहले की टेल से लेके दूसरे की टिप तक बनेगा। एंड जहां पे ये लाइन जा रही होगी ना पहले की टेल से दूसरे की टिप तक, ये उसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फोर्स की। आई समझ, क्लियर हो गया, कंफर्म है, खत्म कराओ। अच्छा, स्क्रीन बंद हो गई है, आ गया समझ। आई होप समझ आ गया हो। हाँ, अच्छा, बंद हो गई थी क्या, नहीं समझ आया, फिर दोबारा रिपीट करूँ। आयशा क्लियर है, इशाल क्लियर है, ओके। अच्छा, अब आ जाओ इनर्शिया के लॉ, न्यूटन के लॉस पर।
जल्दी से वाइंड अप करते, जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम कम रह गया, एंड की मीटिंग वरना। अच्छा, पहला लॉ। अच्छा, कभी देखा है आप लोगों ने कि गाड़ी में या बस में जब एकदम बस स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, एंड जब बस एकदम रुकती है तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है ना? या फिर अगर आप करो कि एक पेपर लो, उसके ऊपर मार्कर रखो, पेपर को फौरन खींचो, मार्कर वहीं का वहीं रहेगा लेकिन आपका पेपर मूव कर जाएगा। कभी देखा है? ये सब कुछ है इनर्शिया की वजह से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई ना की जाए तो वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, है ना? अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई की जाए तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके ऊपर कभी फोर्स ना लगाइए तो हमेशा रुका हुआ रहेगा। आपको भी ये क्या बात है? हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को बंद करते हो, वो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी ना, खुद ब खुद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर वैक्यूम होगा, स्पेस में आप कोई चीज फेंकते हो, वो उसी स्पीड से चलती ही रहेगी हमेशा के लिए, कभी भी नहीं रुकेगी। अगर एक चीज रुकी, वो हमेशा रुकी ही रहेगी, है ना? मतलब ये किसी चीज को चलाने के लिए भी फोर्स लगती है, किसी चीज को रोकने के लिए भी फोर्स लगती है। ओके, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगेन आई गेस इट्स अच्छा, ठीक है ठीक है, पहला मैसेज, ओके। अच्छा, सेकंड लॉ ये है, सेकंड लॉ का राज्य फोर्सेस इक्वल्स टू एम ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड लॉ ये क्या है? थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? अगर आप दीवार में मुक्का मारो तो आपके हाथ पे दर्द होती है ना, जोर लगता है आपके हाथ पे। या फिर अगर आप क्या करो कि, कह लो कि क्या कहते हैं, अगर आप गाड़ी को जोर लगाओ, गाड़ी नहीं चली तो आपके हाथों पे भी जोर लगती है ना? अगर आप गन गन चलाओ, गन, जब गन चलती है तो बुलेट तो निकलती है, लेकिन आपके हाथों पर भी उतना ही जोर पड़ता है जितना गन से निकली हुई गोली में पड़ता है ना? इसे कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में पाई जाती है, ठीक है? फोर्सेस मेरा हमेशा पेयर्स में, पेयर पेयर होता है फोर्सेस का। ये कभी सिंगल नहीं होती है, ये हमेशा पेयर होता है इनका। जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है? बड़ी क्रीपी एग्जांपल दे रहा हूँ तो सुनना ध्यान से। इसका वेट है डाउनवर्ड्स 5 न्यूटन का, ठीक है? क्या है? ड्यू टू अर्थ, है ना? अब जिस फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही होगी ना, सुनो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट को जितनी फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी उतनी फोर्स से ये अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ को ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है 5 न्यूटन से, तो अर्थ, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा 5 न्यूटन से, ठीक है? और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे, अगर ये बंदा है, इंसान बहुत पागल है, ये अपना सर मार रहा है उसके ऊपर, अपना सर दीवार पे मार रहा है, बहुत दुखी है, बहुत रोया हुआ है, टूटा हुआ है। तो अगर ये सर मार रहा है दीवार पे, तो क्या रहा है कि जितनी फोर्स ये अपने सर से दीवार पे लगा रहा है उतनी फोर्स दीवार इसके सर पे लगा रही है। आई समझ? और देखो यहाँ पे, अगर आपके हाथ में बुलेट है, ठीक है, बुलेट है, आप बुलेट से गोली निकलती है, ठीक है? बुलेट के ऊपर फोर्स लगती है इस तरफ, है ना, इस तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। इतनी फोर्स लगेगी, बिल्कुल इक्वल फोर्स, बिल्कुल इक्वल इन साइज एंड मैग्नीट्यूड की फोर्स के हाथ पर भी लगेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे, है ना? अगर आप जमीन पे खड़े हो, आप जमीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, जमीन उतनी ही फोर्स आपके पाँव पर लगा रही है, जमीन उतनी ही फोर्स आपके पाँव पर लगा रही है, ठीक है, आपको खड़ा रखने के लिए। सेम फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा सोचो, अगर यहाँ पे एक रेत होती, सैंड होता, अपने पाँव से फोर्स लगाते, आपका पाँव अंदर धस जाता ना, अंदर धस जाता, अंदर चला जाता, है ना? लेकिन अगर जमीन है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, वो उतनी फोर्स आप पर लगा रही है आपको खड़ा रखने के लिए। अगर फोर्स नहीं होगी, आपका पाँव अंदर चला जाएगा। अगर आपके पाँव की फोर्स ज्यादा होगी तो आपका पाँव अंदर चला जाएगा। अगर आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, जितनी फोर्स आप फुटबॉल पे लगा रहे होते हो उतनी फोर्स फुटबॉल आपके पाँव पर लगाता है। इसे कहते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन, ठीक है? एक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, रिएक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड फोर्सेस बिल्कुल सेम लगती है। ये बात मेरी याद रखना। अच्छा, एक बात याद रखो, मैं बताता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट, एक गलती है जो क्लियर कर दूं, ये लास्ट चीज है। ये गलती, अब देखो ना, अ, और फुटबॉल छोटा है, उसका मैच कितना छोटा है ना, आप इतने बड़े हो, इतना मैच ज्यादा है आपका।
अब फुटबॉल तो स्पीड से गया, लेकिन आप इतने बड़े हो, आप पे फोर्स लगी हुई, लेकिन आप नहीं उतनी स्पीड से नहीं जाओगे ना, ऐसे है ना। अगर एक चीज की स्पीड ज्यादा है, उसको उतना ही मुश्किल है उसको स्पीड देना, उसको फेंकना, एक्सेलरेशन ज्यादा देना, ऐसे ही है ना। दिस इज व्हाई। अब मैं क्या है कि वो बॉक्स भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अब अर्थ तो इतनी बड़ी अर्थ तो नहीं आएगी ना कि वो अर्थ के पास चला जाएगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब मेरे पास ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये नीचे इसकी डाउनवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स जो है इसे कहते हैं वेट, है ना। एंड यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ 90 डिग्रीज पे, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ सोच के, क्या ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, बताओ, क्या ये दोनों फोर्सेस न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करती हैं, सोच के बताना, क्या ये दोनों फोर्सेस न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करती हैं। ओके, यस, 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 ठीक है, और यस चाहिए मुझे, एक और यस आ गया, चलो। नहीं, आंसर है नो। क्यों? क्योंकि बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ ना ट्रू होने के लिए तीन सिचुएशन जरूरी है। पहला, फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जो कि हैं, दूसरा इक्वल इन साइज हो जो कि हैं, तीसरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे हो, सेम पे ना हो, ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब ये वेट डाउनवर्ड्स है, ये वेट जो है वो डाउनवर्ड्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है अर्थ की वजह से, है ना। और जो जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी बॉक्स के ऊपर एक्ट कर रही है, लेकिन टेबल की वजह से। ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं। मैंने आपको बताया ना इक्वल इन साइज है, मैंने आपको बताया इक्वल इन साइज है, मैंने आपको बताया दोनों इक्वल इन साइज है, मैंने भाई बताया था, ठीक है, दोनों इक्वल इन साइज है। अब इक्वल इन साइज क्यों? क्योंकि देखो ना, ये रुका हुआ है, बॉक्स रुका हुआ है। अगर मैं कहूँ ये बॉक्स रुका हुआ है, रेस्ट पे है, फोर्सेस बैलेंस है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स बैलेंस है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है, सेम है ना। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ कि भाई ये एक फोर्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको, यहाँ पे इसको फोर्स को ये नहीं देते हैं। अब ये फोर्स कौन सी, ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सरफेस की वजह से लग रही है, ठीक है। अब एक और फोर्स है यहाँ पे, एक और फोर्स है यहाँ पे, ये जो इस सरफेस पे लग रही है, ये जो इस सरफेस पे लग रही है, इस बॉक्स की वजह से। ओहो, एक और फोर्स है जो इस बॉक्स पे लग रही, इस सरफेस पे लग रही है बॉक्स की वजह से। अब क्या ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी कर रहे हैं? हाँ, अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे है। ये फोर्स एक्ट कर रही है इस बॉक्स के ऊपर, एंड ये फोर्स एक्ट कर रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये वेट पहले के लिए अर्थ की फोर्स होगी, इस वेट पहले के लिए अर्थ की फोर्स होगी, यहाँ पे मसला आता है, बस यही था। और एक और सेंट्रल पीटर फोर्स है, बस ये याद कर लो कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, वेलोसिटी होती है सर्कल से टेंजेंट पे, ठीक है, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ, एंड फोर्स भी सेंटर की तरफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द कर्व, ओके, बस यहाँ तक था। और ये पार्टिसिपर्स हैं, बहुत सारे लेकिन आपको मैं क्लास के बाद भेज दूंगा, आप लोग कर सकते हो। एंड जो ना समझ आए पूछ लेना, बिकॉज काफी टाइम हो गया, मैंने भी दूसरी क्लास भी देनी है अपनी रेगुलर क्लास, तो आगे से हमें ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे ना। फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि जो चीज रुकी हुई हमेशा रुकी रहेगी, एंड जो चीज चल रही है हमेशा चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कीजिए। एक चीज रुकी हुई है, आप उसको वैक्यूम में बंद कर दो, एंड सारी जिंदगी कोई फोर्स लगाओ ही ना, वो वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन एक चीज है, आप उसको फोर्स लगा के चला रहे हो, वो चल रही है, उसको रोकने के लिए अगेन यू हैव टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, है ना। गाड़ी चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रुक जाएगी, क्यों रुकेगी? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एक्ट करने लगी उसके ऊपर, हवा के पार्टिकल्स टकरा रहे, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पेस में जहां पे आपके पास कोई है ही नहीं, एयर पार्टिकल्स कुछ है ही नहीं, अगर आप कोई चीज फेंकते हो, चलाते हो, वो हमेशा के लिए चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे।
या कोई चीज से टकरा के रुके ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज चल रही है वो हमेशा चलती ही रहेगी, या कोई चीज रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, मतलब ये कि इस चीज को चलाने के लिए, उसको रोकने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड होती है। आई समझ, क्लियर हो गया वरीशा? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई भी डाउट्स हैं, जस्ट मेक श्योर टू आस्क, या कोई टीचिंग मेरी मतलब पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो तो बता देना मुझे, ताकि मैं बेहतर कर सकूं और अपने आप को। सबको सब कुछ क्लियर है? कंफर्म कर दो। आयशा, अरीशा, अहमद, उमर, फरवान, मनीषा, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस? कंफर्म करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, मैं बहुत सारे बना रहा हूँ, बस आपने एक चीज करनी है, वो ये है कि देखो, आपने खुद देखा ये लेक्चर्स हेल्पफुल थे, है ना? और मैं बहुत सारे बनाऊंगा, और तो मेक श्योर करो कि ग्रुप का लिंक मैं दूंगा, आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो करना, ताकि इस सेशंस का और लोग भी फायदा उठा सकें। ठीक है, बिल्कुल प्रमोशन नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि देखो आप लोगों का फायदा हुआ है, अगर और लोग होते उनका भी फायदा होता ना, वो दुआएं देते हैं मुझे, उनके लिए खुशी की बात होती। अब बहुत से लोग सोच बैठे हैं कि काश कोई बंदा होता जो इस तरह के लेक्चर्स बना रहा होता, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पढ़ा रहा होता लाइव, सारे मसले हमारे क्वारीज हल कर रहा होता। बहुत सारे लोग जो है ना ये सोच रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस है, उसके नेक्स्ट हम काइनेमेटिक्स पे करेंगे इंशाल्लाह। डोंट वरी। ओके, और आई विल डू अ पोल, मोस्टली मेरे ख्याल से काइनेमेटिक्स पे ही आएंगे। ओके, so we are done for today. If there are any questions, just make sure to ask. हाँ, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा। मेरी क्लास है थोड़ी देर तक ना, रेगुलर क्लास, उसके बाद इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। स्पेस फिजिक्स मैंने उसे बताया था कि मैं ना रेगुलर क्लासेस लेता हूँ, तो वहां पे मैंने करवाना है अभी स्पेस फिजिक्स, और नोट्स नहीं बनाए हुए। तो वंस आई एम डन विद दिस चैप्टर, मेरे पास नोट्स बने होंगे तो मैं करवा दूंगा, ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि नोट्स ना बने हो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है, ज़्यादा टाइम भी लगता है, एंड बोरिंग क्लास बोरिंग भी हो जाती है समटाइम्स ना। इसीलिए पहले नोट्स बना लूंगा, उसके बाद फिर करूंगा स्पेस फिजिक्स पे। ओके, वेव्स मैंने करवा दिया, मैंने लास्ट टाइम वेव्स बनाई थी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करवाया, वो करवा दूंगा। वेव्स मैंने करवा दिया हुआ है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की हुई है ग्रुप पे। मैंने रिसेंटली वेव्स पे बनाई थी पूरी वीडियो, ओ सेशन, रिवीजन सेशन। आई गेस आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है। उस पे भी करेंगे इंशाल्लाह।